सुमित जी, एक तरफ ट्रंप ने जीत का ऐलान किया तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने मिसाइल दागकर जवाब दिया है। अब अमेरिका के पास आगे विकल्प क्या है? देखिए, आज जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो इस जंग की आने वाली परिस्थितियों को दर्शाता है, वो है कि ट्रंप ने जो आज जो सुबह नेशन को एड्रेस किया या पूरी दुनिया को एड्रेस किया, उसमें क्या चीजें बताई है। वो एक हमें एक प्रतिबिंब देगी कि ये जंग आगे कहाँ जा रही, किस दिशा में जा रही है। सबसे पहले ट्रंप ने कहा, देखिए जी, अभी ये जंग जारी रहने वाली है, तो इसका कोई एंड डेट नहीं है। एंड डेट तभी है जब मेरे मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो जाएंगे। अब मेरे मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स तो मैं डिफाइन करता हूं ना, तो मैं कब मैं पूरे वो मैं बताऊंगा। यानी कि जो कल 2 हफ्ते 3 हफ्ते की बातें हो रही थी, कहला अनकरीबी हम इस जंग को खत्म करेंगे। अनकरीबी का मतलब इस ये बहुत ओपन एंडेड टर्म है। फिर ट्रंप ने बात की, देखो जी, वर्ल्ड वॉर 1 1 साल चला, 1 साल कुछ महीने, दो चला 2 साल कुछ महीने। वियतनाम की जंग, इराक में 8 साल थे। वियतनाम की जंग 19 साल चली। कोरियन वॉर इतने साल चली। यानी कि वो कह रहा है कि भाई अमेरिका 20-20 साल तक जंग लड़ चुका है। 20-20 साल, 8 साल की, 20 साल की, साल की, 2 साल की, 8 साल की, हमने हर तरह की जंग लड़ी है भाई। अभी तो 31 दिन ही हुए हैं। तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि जंग खत्म कब होगी, क्या होगा, कैसे करोगे, नहीं करोगे। तो ये इसका मतलब है जब तक हमारा मिलिट्री का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होता, तब तक हम जंग नहीं खत्म करेंगे। क्योंकि इन जंगों का जो समावेश लिया गया, इन जंगों के बारे में जो मोनिका जी बोला गया, इसका मतलब ही ये है कि भाई अगर 20-20 साल तक हम लड़ सकते हो, तो अभी तो एक एक महीना ही हुआ, तो दिक्कत कहाँ है। और वो कह रहे भाई, आप देखिए, 19 साल बाद भी वियतनाम में अमेरिका जीता नहीं था। एक महीने में हमने जो यहाँ अचीवमेंट्स की है, वो तो आज तक अमेरिकन फौज ने किसी जंग में नहीं की है। जो मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, 100% आई एग्री। क्योंकि ये अचीवमेंट 32 दिन में जो अमेरिकन फौज ने की, अगर मैं अमेरिका की पुरानी कोई भी जंग उठाऊं, ऐसी अचीवमेंट उनकी कभी रही नहीं, इतनी जबरदस्त अचीवमेंट रही नहीं है। तीसरी बात उन्होंने कहा, बोला भाई देखो, आपके पास समय मैंने दिया है, और अगर उस समय तक आपने मेरी शर्तें नहीं मानी, इनकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को नहीं खोला, मैं आपका सारा पावर स्टेशन एक साथ ध्वस्त कर दूंगा, और मैं आपका तेल फूक दूंगा। खर्ग आइलैंड नहीं बोला, ऑयल की बात की। और तेल को मैं फूकना और आपके सारे बिजली घरों को फूकना मेरे लिए आसान है, क्योंकि आपके पास कोई एयर डिफेंस नहीं, आप कुछ नहीं कर पाओगे। हमारा जहाज ऊपर से आएगा, काम कर देगा, निकल जाएगा, आप क्या कर लोगे। बट मैं अभी इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं सोचता हूं कि अगर मैंने आपका तेल फूक दिया, तो आपके पास जो वापस ईरान को रिबिल्ड करने की कोई भी परिस्थिति अगर आपके पास बनती है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। मैं उसको चाहता नहीं। यानी कि जो डेडलाइन है, जो डेट है, वो जारी है। क्योंकि याद कीजिए, कल मार्को रूबियो ने एक बात कही थी, बोला भाई ऐसा है, नेगोशिएशन का मतलब नहीं है कि डेट एक्सटेंशन। जो कल ट्रंप का रात को एक हमारे शो के बाद एक ट्वीट भी आया था, एक ट्रूथ सोशल पे पोस्ट भी आया था कि भाई ईरान की नई रेजिम करी, सीज फायर करो। मैंने कहा कोई सीज फायर नहीं होगा जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोलोगे। तो अब उस चीज को रिएटरेट किया उसने। अब काफी हमारे मीडिया के बंधु मित्र कह रहे थे, नहीं ट्रंप आके कल सीज फायर करेगा, वो सरेंडर कर देगा। मैंने आपके शो पे बोला, ना सीज फायर करेगा ना सरेंडर करेगा। ये उसे एक निर्णायक जीत चाहिए। जब तक वो अमेरिका को निर्णायक जीत नहीं मिलेगी, वो नहीं जाएगा। ट्रंप की जगह अगर मैं हो, आप हो, कोई भी मिलिट्री का जनरल हो, अगर मेरे को 32 दिन में इतनी बड़ी जीत मिली है, मैं सीज फायर क्यों करूं, मैं सरेंडर क्यों करूं। मेरे को फर्क क्या पड़ता, मेरी जमीन पे तो जंग भी नहीं हो रही। $800 बिलियन का मेरा महीने का दिन का खर्चा है, मेरे लिए कुछ भी नहीं हो पैसा। और वहां ईरान के पास $10 बिलियन, $10 बिलियन भी नहीं बचा। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 जो इंपॉर्टेंट चीज के बोला, भाई हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की जरूरत नहीं है। ना हमारा तेल वहां से आता, ना हमारा तेल वहां से जाता, फिर भी हम मदद करना चाहते हैं। ये तीसरा पॉइंट। और पॉइंट नंबर 4, अमेरिका के पास आज इतना तेल है कि वो ऑयल सरप्लस हो गया। अमेरिका आज रशिया और सऊदी अरेबिया से ज्यादा तेल निकाल रहा, ज्यादा तेल बेचने की क्षमता रखता है। क्योंकि जब मैं आया था, मैंने वो ड्रिल बेबी ड्रिल वाला कॉन्सेप्ट कि हर जगह ड्रिलिंग करो। जैसे मैंने आपको बताया था आपके पुराने शोज में कि अमेरिका एक ऐसा देश था जहां ड्रिलिंग नहीं होती थी। ड्रिलिंग होती थी तो रिफाइनरी नहीं लगाते थे, कहते थे सऊदियों से तेल खरीदो क्योंकि रिफाइनरी से पोल्यूशन हो जाएगा। ये सारे डीप स्टेट के खेल थे, वो अलग मसला है। तो कह रहे हैं भाई हमारे पास इतना तेल है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेके, भैया जिसको तेल चाहिए, फ्रांस को, चाइना को, तो अगर या तो भैया हिम्मत रखो, जाके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को खोल लो। क्योंकि 80-90% काम हम कर चुके हैं। छोटे मोटे वहां जो भी मसला देखे उसको खोल लो और अपना तेल ले लो। अगर हिम्मत नहीं है तो अमेरिका से आके तेल ले लो। अमेरिका के पास खूब तेल बेचने को, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा बड़ा एनर्जी प्रोड्यूसर आज की डेट में अमेरिका, जो मैथमेटिकली सच है। और हमारे पास बिलियंस ऑफ बैरल वेनेजुएला का भी तेल है। नंबर 1 अभी जो ऑयल का रिजर्व्स है वो अमेरिका में अब आ गए हैं। नंबर 2 वेनेजुएला आ गया। कह रहा हमारे पास सारा तेल बेचने को, जिससे तेल पानी हमसे खरीदो, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहां एक पॉइंट समझिए। पॉइंट ये है मोनिका जी, पॉइंट ये है कि भाई जिसको तेल खरीदना, मान लीजिए भारत को खरीदना, ठीक है, हमें मिडिल ईस्ट से नहीं मिला, अब जाके खरीद लेंगे कहां से।
अमेरिका से खरीद लेंगे, रशिया से खरीद लेंगे, कोई बात नहीं भाई, पैसे टेबल पे रखे, कोई भी माल बेच देगा। बट अब जिसको तेल बेचना है वो कहां जाएगा? सऊदियों को तेल बेचना, बहरीन को, कुवैत को, कतर को, इन सबको तेल बेचना, और ये सब कहीं ना कहीं यूएई के अलावा कोई ना कोई इस जंग में घुसने के लिए बड़े रिलक्टेंट थे। तो मतलब दो तरह के लोग हैं, एक जिनको बेचना है, भैया तुम जानो, जाके उम्मत में बात करो, सुलटाओ मसले को। जिनको खरीदना, तुम्हें वहां से नहीं खरीदना, तुम्हें अपनी फौज वहां नहीं भेजनी, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें तेल बेचने को तैयार हूं। ये बात हो गई। फिर रही रेजिम चेंज, कहता है रेजिम चेंज मैंने कर दी है। मेरा ऑब्जेक्टिव रेजिम चेंज का नहीं था, पर जो पहली लीडरशिप थी वो मारी गई, दूसरी लीडरशिप आई वो भी मारी गई, तीसरी भी आधी मारी गई है। मतलब आप देखिए कहना क्या चाहता है। इसका इनडायरेक्ट मैसेज था, अगर अमेरिका की फेवरेट लीडरशिप नहीं आएगी वो एलिमिनेट कर दी जाएगी। ये युद्ध चलता रहेगा, इस युद्ध को मैं खत्म नहीं करूंगा, उस लीडरशिप को मैं एलिमिनेट करते रहूंगा। और एलिमिनेशन के लिए बेस्ट बंदा कौन है? एलिमिनेशन के लिए बेस्ट हथियार उसके पास है इसराइल। इसराइल, मैं आपको कह रहा हूं, किसी को नहीं छोड़ता। दुनिया में कहीं भी छुप जाओ, इसराइल ढूंढेगा, 100% मारेगा। तो ये एक इनडायरेक्ट धमकी भी थी, लीडरशिप आएगी हम उल्टा उड़ा देंगे जब तक आप हमारे हिसाब से किताब से नहीं चलोगे। चौथी बात और पांचवी बात, अब नाम आया बरकत हुसैन ओबामा का। कह रहा है एक बात बताओ, 47 साल से ये लोग कह रहे हैं डेट टू अमेरिका, डेट टू इजराइल। हर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा वी कैन नॉट हैव न्यूक्लियर पावर वाला ईरान नहीं, ना मिडिल ईस्ट के लिए ठीक है, ना अमेरिका के लिए ठीक है, ना किसी के लिए ठीक है। अरे भाई, उस ताकत का मतलब क्या जब आप उसका इस्तेमाल ना कर सको? अमेरिका के पास ताकत थी, आप में हिम्मत ही नहीं थी इस्तेमाल करने की, मैंने इस्तेमाल कर ली। आज ना न्यूक्लियर है ना बैलिस्टिक मिसाइल्स है, वो हमने सारे उड़ा दिए। और जो यूरेनियम इनके पास बचा है, या अगर इन्होंने अपनी न्यूक्लियर साइट्स के पास जाने की भी कोशिश की, हम फिर B-2 बॉम्बर भेजेंगे और सबको वहीं विनाश कर देंगे। ये उसने बिल्कुल क्लियरली कहा। और आज ईरानियों को एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये डोनाल्ड ट्रंप है, बरकत हुसैन ओबामा नहीं है, जिसने $1.75 बिलियन कैश निकाल के बैंकों से जहाज में भर के आपको भेज दिया और अस्सलाम वालेकुम कह रहा था। वो समय नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप है, ये पैसे नहीं भेजता, ये B-2 बॉम्बर भेजता है। और फर्क है ना भाई, ओबामा ने तो अमेरिकन एयरफोर्स के जहाजों में हरे हरे नोट निकालो के बैंकों से भेज दिए बरकत मियां ने, और ये साहब डोनाल्ड ट्रंप साहब ये B-2 बॉम्बर भेजते। कह रहे ये फर्क है दोनों में, आप समझ जाओ। और आपके पास जो टाइम है वो है भाई साहब 6 अप्रैल का। 6 अप्रैल तक फैसला नहीं हुआ, आपके पावर स्टेशन गया, आपका तेल गया। अगर आपका तेल गया, आप फिर कभी भी खड़े नहीं हो पाओगे। और याद कीजिए, मैसूद पेजेस्किन ने कल कहा था भाई 3 हफ्ते का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, उसके बाद वैसे ही डब्बा गोल है। मुज्तबा खमीनी का कुछ नहीं पता, अगराची इधर उधर घूम रहा है, किसी नए ग्रुप से बात हो रही, उसने कहा ये लोग रेस रेडिकल है। ये ऐसा नहीं रेडिकलाइज नहीं है, रेस रेडिकलाइज है, उन पुरानी डिस्पेंसेशन से थोड़े ज्यादा समझदार लग रहे हैं। और अगर आप मुझसे पूछे, मैंने आपको कल भी कहा था, ना ये कॉम्प्रोमाइज करेगा, ना ये सीज फायर अनाउंस करेगा, ये ट्रंप का स्टाइल ही नहीं है। और मैं आपके चैनल पे आज डिक्लेयर कर रहा हूं, ये कुछ भी कहता रहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेके, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेके अमेरिका का प्लान है मोनिका जी। अब वो आज कल परसों कब क्रियान्वित होगा वो अमेरिका के जनरल बता पाएंगे, मैं नहीं बता पाऊंगा। बट इनका कार्यक्रम है, और इनकी नेटो के साथ भी इतनी बड़ी रिफ्ट नहीं है जितनी ये दिखा रहे हैं, क्योंकि जनरल रूट आ रहे हैं ट्रंप से मिलने। अगर जनरल रूट ट्रंप से मिलने क्या कर रहे हैं, यूएई वाले क्यों कह रहे हैं हम अलायंस के पार्ट है, हम अलायंस में लड़ेंगे, तो जनरल रूट का आना, यूएई वालों को मिलना कहीं ना कहीं ये बताता है कि इतना बड़ा मसला खराब नहीं है जो ईरान को दिखाया जा रहा है। और ईरान की लीडरशिप को डायरेक्ट धमकी है, अगर आप हमारे हिसाब से नहीं चले हम आपको एलिमिनेट करते रहेंगे, और आपको जो करना करिए। बाकी ग्राउंड, बूट्स ऑन द ग्राउंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है। बूट्स ऑन द ग्राउंड को लेके सबसे अच्छा जवाब आया पीट हेगसेथ का। कह रहा मैं डिफेंस मिनिस्टर हूं, मैं प्रेसिडेंट को 15 ऑप्शंस देता हूं, और मेरा काम है 15 को 25 बनाना, 15 को 10 नहीं बनाना। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि मैं बूट्स ऑन ग्राउंड उतारूंगा या नहीं उतारूंगा, मालूम है बोलो नहीं उतारूंगा, तो जो 15 ऑप्शन थी वो 10 रह जाएंगी। मेरा काम है भैया 15 का 25 बनाना, 15 का 10 बनाना नहीं है। इसलिए हमारे पास हर विकल्प खुले, और जो बूट्स ऑन ग्राउंड होंगे बहुत स्पेसिफिक पर्पस, एक स्पेसिफिक मिशन और एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के लिए। ईरान का ग्राउंड इन्वेजन नहीं करना, एक जैसे आपको खरग आइलैंड पे कब्जा करना है या एक पोर्ट पे कब्जा करना, उसके लिए एक लिमिटेड ऑपरेशन कुछ घंटों का, कुछ दिनों का हो सकता है। बट एक परमानेंट ईरान पे चढ़ाई करनी, ईरान पे झंडा फहराना, उसके लिए ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और जहां तक ईरानियों की बात रही, मैं उनसे अपील करूंगा कि भाई आने वाले लोग जो तुम्हारे ईरान के, उनके लिए भी कुछ ईरान में छोड़ दो। ईरान का गाजा मत बनाओ, ईरान का अफगानिस्तान मत बनाओ। मेरी तो यही हाथ जोड़ के निवेदन है कि तुम तो रहोगे नहीं, तुम तो शहादत की टिकट लेके निकल जाओगे, पर जो बेचारे बचेंगे पीछे, उनके लिए पैलेस्तीन और उनके लिए अफगानिस्तान जैसा जीवन मत करो। ईरान में अब भी ताकत है, अब भी संपन्नता है। और काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर ईरान में ये मुल्ला रजीम हटती है, जिसके हटने का पूरा चांस है, तो 1952 से पहले ये ज़ोरास्ट्रियन वे ऑफ लाइफ में बिलीव करते थे। हो सकता है
है कि ये वापस ज़ोरास्ट्रियन वे ऑफ लाइफ में एक ईरान का बड़ा हिस्सा जाए। याद करिए मोनिका जी, 80% मस्जिदें ईरान में बंद है, ईरान में कोई नमाज पढ़ने नहीं जाता, क्योंकि इन मुल्लाओं का जो इस्लाम है, जिस तरह का ये इस्लाम लाए हैं, वो वहां के पर्शियन सभ्यता से मेल नहीं खाता, पर्शियन सभ्यता में कंपैटिबल नहीं है। जी।